नमस्कार। एजुकेशन वर्ल्ड के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप सबका स्वागत है। मैं आई के त्रिपाठी आपका स्वागत करता हूं। और जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, आज हमें भारतीय राज्य व्यवस्था के महत्वपूर्ण टॉपिक महाभियोग का अध्ययन करना है कि महाभियोग की प्रक्रिया क्या होती है, महाभियोग के द्वारा किसे पद से हटाया जा सकता है, इसका संविधान में कहाँ उल्लेख है, और अगर हम ये कहें कि महाभियोग की प्रक्रिया के द्वारा भारत में केवल राष्ट्रपति को पद से हटाया जाता है, तो फिर सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों, भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक, मुख्य निर्वाचन आयुक्त और राज्य निर्वाचन आयुक्त को पद से हटाने की जो प्रक्रिया है, उसमें और महाभियोग की प्रक्रिया में क्या अंतर है, इन सारी चीज़ों को हमें आज समझना होगा। तो आज का ये हमारा टॉपिक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, बहुत ही इंटरेस्टिंग है, और इस पे जो कॉन्सेप्ट है इसका और जो भ्रम छात्रों के बीच है कि महाभियोग के द्वारा सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को भी पद से हटाया जाता है, इस कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के बाद ये जो भ्रमात्मक स्थिति उत्पन्न रहती है वो खत्म हो जाएगी। ये कन्फ्यूज़न पूरी तरह से आज के इस क्लास के बाद में ख़त्म हो जाएगा कि महाभियोग के द्वारा भारत में केवल राष्ट्रपति को पद से हटाया जाता है, अन्य पदाधिकारियों को पद से हटाने की प्रक्रिया अलग है। हाँ, वो महाभियोग से कुछ मिलती अवश्य है, लेकिन वह महाभियोग से किस तरह से अलग है इसको समझ लेंगे तो ये सारी चीज़ें, ये जो आपके कन्फ्यूज़न रहते हैं वो सब के सब हल हो जाएंगे, पूरी तरह से आप उसका अंतर समझ जाएंगे। तो आइए इसकी शुरुआत कर लें हम, और क्या होती है महाभियोग की प्रक्रिया या राष्ट्रपति को पद से हटाने की प्रक्रिया। ऐसा हमने इसको इसलिए कहते हैं क्योंकि भारत में महाभियोग के द्वारा केवल राष्ट्रपति को पद से हटाया जाता है, किसी अन्य पदाधिकारी को महाभियोग की प्रक्रिया से पद से नहीं हटाया जाता। और महाभियोग की प्रक्रिया का वर्णन, महाभियोग जो होता है इसकी प्रक्रिया, महाभियोग की प्रक्रिया का वर्णन जो है वो भारत के संविधान के अनुच्छेद 61 में किया गया है। अनुच्छेद 61 में किया गया। कई बार आपको प्रश्न पूछा जाता है कि संविधान का अतिक्रमण करने पर राष्ट्रपति को महाभियोग के द्वारा पद से हटाया जाएगा, इस बात का उल्लेख संविधान में कहाँ किया गया है। और आपको विकल्प में एक विकल्प रहता है अनुच्छेद 61, और आप उसको लगा देते हैं, हल कर देते हैं, और वो आपका प्रश्न गलत भी हो जाता है। क्यों गलत हो जाता है? क्योंकि अनुच्छेद 61 में महाभियोग की प्रक्रिया का वर्णन है, और राष्ट्रपति को संविधान का अतिक्रमण करने पर महाभियोग की प्रक्रिया से पद से हटाया जा सकेगा, इस बात का उल्लेख संविधान के अनुच्छेद 56 में है, या 56(1) ख में है। 56(1) ख में क्या लिखा है? संविधान का अतिक्रमण करने पर राष्ट्रपति को अनुच्छेद 61 में उल्लेखित प्रक्रिया के द्वारा पद से हटाया जा सकेगा। अनुच्छेद 61 में उल्लेखित प्रक्रिया का मतलब महाभियोग की प्रक्रिया। इसका अर्थ ये होता है कि अनुच्छेद 56(1) ख की जो भाषा है उसका आशय क्या निकलता है कि संविधान का अतिक्रमण करने पर राष्ट्रपति को महाभियोग की प्रक्रिया के द्वारा पद से हटाया जा सकेगा। और किस तरह पद से हटाया जाएगा? संविधान का अतिक्रमण करने पर। संविधान का अतिक्रमण करने पर, अन्य किसी आधार पर राष्ट्रपति को पद से नहीं हटाया जा सकता। लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा कि संविधान का अतिक्रमण क्या होता है, इस बात को भारत के संविधान में कहीं भी परिभाषित नहीं किया गया है कि किसे संविधान का अतिक्रमण कहेंगे। केवल इतना लिखा है कि संविधान का अतिक्रमण करने पर राष्ट्रपति को महाभियोग की प्रक्रिया के द्वारा पद से हटाया जा सकेगा। और ऐसा क्यों किया जाता है? क्योंकि राष्ट्रपति
जब शपथ लेते हैं तो किस चीज़ की शपथ लेते हैं? वह भारत के संविधान के रक्षण और उसके संवर्धन की शपथ लेते हैं। इसीलिए उनको केवल एक ही आधार पे पद से हटाया जा सकता है, वो है संविधान का अतिक्रमण करने पर। तो जब आपको प्रश्न बनेगा कि संविधान का अतिक्रमण करने पर राष्ट्रपति को महाभियोग की प्रक्रिया द्वारा पद से हटाया जा सकेगा, इस बात का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में है, तो इसका उत्तर होगा अनुच्छेद 56 में या 56 खा में। और जब प्रश्न बनेगा कि महाभियोग की प्रक्रिया का वर्णन संविधान के किस अनुच्छेद में है, तो वह अनुच्छेद होगा अनुच्छेद 61। अब आगे देख लें ये प्रक्रिया कैसी होती है, क्या क्या इसमें प्रावधान है। वास्तव में क्या होता है कि अगर संसद के किसी भी सदन के सदस्यों को ये लगता है कि भारत के राष्ट्रपति ने संविधान का अतिक्रमण किया है, तो वे उस सदन के सदस्य उन्हें महाभियोग द्वारा हटाने की प्रक्रिया प्रारंभ करा सकेंगे। कैसे करा सकेंगे? आरोप लगा के करा सकेंगे। और ये आरोप किस राष्ट्रपति ने संविधान का अतिक्रमण किया है, संसद के दोनों सदनों में से किसी भी सदन में लगाया जा सकता है, किसी भी सदन में लगाया जा सकता है। संसद के दो सदन कौन से होते हैं? एक लोकसभा और दूसरा राज्यसभा। दूसरा राज्यसभा। ये आरोप किसी भी सदन में लगाया जा सकता है कि भारत के राष्ट्रपति ने संविधान का अतिक्रमण किया है। इसका आशय क्या होता है कि महाभियोग की प्रक्रिया संसद के दोनों सदनों में से किसी भी सदन में प्रारंभ की जा सकती है। ठीक, अब ये प्रारंभ कैसे होती है? मान लीजिए उदाहरण के रूप में हम ये मान लेते हैं कि लोकसभा से ये प्रक्रिया प्रारंभ होती है, लेकिन ध्यान दीजिएगा कि ये प्रक्रिया कहीं से भी प्रारंभ हो सकती है, राज्यसभा से भी हो सकती है, लोकसभा से भी हो सकती है। ऐसा कोई नियम नहीं है कि ये प्रक्रिया लोकसभा से ही प्रारंभ हो, ये दोनों सदनों में से कहीं भी प्रारंभ हो सकती है। जिस सदन को आरोप लगाना है, मान लीजिए लोकसभा को आरोप लगाना है, तो आरोप लगाने के लिए जरूरी है कि उस सदन के कम से कम 1/4 सदस्य ऐसे आरोप लगाने का संकल्प पत्र हस्ताक्षर करके 14 दिन पहले राष्ट्रपति तक पहुंचाएं। कितने सदस्य होने चाहिए? कम से कम 1/4 सदस्य ऐसे संकल्प पत्र पर हस्ताक्षर करें और इसको कम से कम 14 दिन पहले राष्ट्रपति तक पहुंचाएं। और कैसे पहुंचाएंगे? इस सदन के अध्यक्ष के माध्यम से, अर्थात कम से कम 14 दिन पूर्व। 14 दिन पूर्व कम से कम है, इससे अधिक हो सकता है। जिस दिन उन्होंने इस संकल्प पत्र पर हस्ताक्षर करके राष्ट्रपति तक पहुंचाया, उसके 14 दिन बाद आरोप लगाने की प्रक्रिया शुरू होगी। अभी ये आरोप नहीं लगा है, इस बात को ध्यान रखिएगा। ये आरोप लगाने के लिए संकल्प पत्र दिया जा रहा है, ये आरोप नहीं लगा माना जाता। आरोप कब लगा माना जाएगा, इसको आगे हम समझाते हैं। कम से कम 14 दिन पहले अपने अध्यक्ष या सभापति के माध्यम से राष्ट्रपति तक पहुंचाएंगे, अर्थात उस सदन के 1/4 सदस्य इस संकल्प पर हस्ताक्षर करेंगे। कम से कम 1/4 से ज्यादा हो सकते हैं। अब 14 दिन बाद में फिर क्या होगा? आरोप लगाने की कार्यवाही शुरू होगी। और आरोप कैसे लगेगा? अगर इस सदन के कुल सदस्य संख्या के, इस सदन की कुल सदस्य संख्या के 2/3 बहुमत से ये प्रस्ताव पारित हो जाए, तो ये माना जाएगा कि इस सदन ने राष्ट्रपति पर आरोप लगा दिया। 2/3, लेकिन 2/3 किसका? कुल सदस्य संख्या का 2/3 बहुमत से प्रस्ताव पारित होना चाहिए। 2/3 बहुमत से प्रस्ताव पारित हो, तब क्या माना जाएगा कि इस सदन ने आरोप लगा दिया। तब ये माना जाएगा कि इस सदन ने आरोप लगा दिया। तब इसका मतलब ये होगा कि सदन ने आरोप लगा दिया। क्या आरोप लगा दिया? कि भारत के राष्ट्रपति ने संविधान का अतिक्रमण किया है, ये माना गया।
अर्थात आप एक बात ध्यान दीजिएगा कि आरोप लगाने के लिए उस सदन के 1/4 सदस्यों की जरूरत नहीं है, ये तो केवल संकल्प पत्र के लिए जरूरत है। आरोप लगाने के लिए उस सदन की कुल सदस्य संख्या के 2/3 बहुमत की जरूरत है। और अब ये जब आरोप लग गया तो फिर क्या होगा, ये आरोप जाता है दूसरे सदन में। दूसरा सदन, राज्यसभा नहीं कह सकते आप, क्योंकि हमने इसको कल्पना कर ली, हमने ये मान लिया कि लोकसभा से कार्यवाही शुरू हो रही है, तो दूसरा सदन राज्यसभा हो गया। अगर राज्यसभा से कार्यवाही शुरू होती तो फिर दूसरा सदन क्या होता, लोकसभा होता। अब दूसरे सदन में जब ये आएगा तो दूसरा सदन क्या करेगा, इन आरोपों की जांच करेगा या जांच करवाएगा। आरोपों की जांच करेगा, जांच करेगा या जांच कराएगा, या जांच कराएगा। या तो वह सदन स्वयं जांच करे, या कोई न्यायिक समिति गठित कर दे, या न्यायालय से जांच कराए। ये उस सदन पर निर्भर करता है, वह सदन जांच करेगा या जांच कराएगा। और इस जांच के दौरान राष्ट्रपति को अपना पक्ष रखने का अधिकार होगा। इस जांच के दौरान राष्ट्रपति अपना पक्ष रख सकते हैं, राष्ट्रपति अपना पक्ष रख सकते हैं। अपना पक्ष कैसे रखेंगे, कैसे रखेंगे? स्वयं उपस्थित होकर रख सकते हैं या अपने किसी प्रतिनिधि के माध्यम से रख सकते हैं। अब राष्ट्रपति ने अपना पक्ष रख दिया, इसके बाद अगर यह सदन उनके पक्ष रखने में जो तर्क है उनसे सहमत हो गया तो ये फिर क्या होगा, ये प्रक्रिया यहीं समाप्त हो जाएगी। लेकिन अगर सदन राष्ट्रपति के तर्कों से सहमत नहीं है, उनके उत्तर से संतुष्ट नहीं है, तो फिर क्या होगा, यह सदन इस आरोप को सही मान लेगा। और फिर वह आरोप सही कब माना जाएगा, जब यह सदन अपनी कुल सदस्य संख्या के, यहां ध्यान यहां फिर से दीजिएगा, कुल सदस्य संख्या के 2/3 बहुमत से ऐसा प्रस्ताव पारित कर दे। 2/3 बहुमत से ऐसा प्रस्ताव पारित करे, कुल सदस्य संख्या के 2/3 बहुमत से जो आरोप लगा है उसको सही मान ले। 2/3 बहुमत से प्रस्ताव पारित करके इस आरोप को सही मान ले तो फिर क्या होगा, तुरंत उसी तारीख से, जिस तारीख को ये दूसरे सदन से पारित हुआ है, उसी तारीख से भारत के राष्ट्रपति अपने पद से हट जाएंगे। ये महाभियोग की पूरी प्रक्रिया इस तरह से होती है। और यह प्रक्रिया या यह महाभियोग भारत में केवल राष्ट्रपति के ऊपर लगाया जाता है, किसी अन्य पदाधिकारी पे नहीं लगाया जाता। लेकिन आप लोगों को कई बार ऐसा आप पढ़ते हुए ये समझते हैं कि महाभियोग से भारत के राष्ट्रपति के अतिरिक्त सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को भी पद से हटाया जाता है। ऐसा नहीं है। क्या अंतर है इसमें, इसको समझने के लिए आवश्यक है कि हम पहले सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को पद से हटाने की प्रक्रिया क्या होती है उसको समझ लें। और ये ध्यान दीजिएगा कि जिस तरह से और जिस प्रक्रिया से, जिस रीति से सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को पद से हटाया जाता है, उसी प्रक्रिया और रीति से उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को, भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक को, भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त को और राज्य निर्वाचन आयुक्तों को पद से हटाया जाता है। तो वो प्रक्रिया क्या है इसको जरा हम समझ लें, फिर अंतर अपने आप स्पष्ट हो जाएगा। भारत के संविधान का अनुच्छेद 124(2) अनुच्छेद 124(2) इसको समझने के लिए हमें कुछ अनुच्छेदों पे विचार करना होगा। अनुच्छेद 124(2) 124(2) का परंतु में फिर जो खा है वो, अर्थात इसको हम मान लेते हैं 124(2) और अनुच्छेद 124(4) और अनुच्छेद 124(5). इन अनुच्छेदों में क्या उल्लेख है? अनुच्छेद 124(2) में ये उल्लेख है कि
सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों, और जब सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश लिखा जाता है तो उसका अर्थ सभी न्यायाधीश और मुख्य न्यायाधीश उसमें शामिल रहते हैं। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को अनुच्छेद 124 में उल्लेखित अनुच्छेद 124(4) में उल्लेखित प्रक्रिया के द्वारा पद से हटाया जाएगा। क्या लिखा है अनुच्छेद 124(2) खा में? अनुच्छेद 124(2) खा में लिखा है, इसमें क्या लिखा है कि सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को अनुच्छेद 124(4) में उल्लेखित प्रक्रिया के द्वारा पद से हटाया जाएगा। और 124(4) में क्या लिखा है कि सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को साबित कदाचार या साबित असमर्थता के आधार पर, साबित असमर्थता के आधार पर पद से हटाया जा सकेगा। अर्थात आप देख रहे हैं महाभियोग में और इसमें अंतर क्या दिख रहा है? एक अंतर तो ये दिख गया कि यहाँ कदाचार और असमर्थता के आधार पर पद से हटाया जाएगा न्यायाधीशों को, और महाभियोग में संविधान के अतिक्रमण पर महाभियोग की प्रक्रिया शुरू होगी, उस आधार पर पद से हटाया जा सकेगा। तो एक तो ये अंतर है। दूसरी बात इसमें क्या लिखी है अनुच्छेद 124(4) में क्या लिखा है? न्यायाधीशों को साबित कदाचार या असमर्थता के आधार पर पद से हटाया जाएगा। अगली बात क्या लिखी है कि इसके लिए क्या प्रावधान होगा कि संसद के दोनों सदनों से अलग अलग विशेष बहुमत से यह ऐसा प्रस्ताव पारित होना चाहिए। अर्थात विशेष बहुमत का अर्थ क्या है? कुल सदस्यों का बहुमत, कुल सदस्य संख्या का बहुमत, कुल सदस्य संख्या का बहुमत। और दूसरी शर्त क्या है? उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों का 2/3 बहुमत। दूसरी स्थिति क्या है? उपस्थित और मतदान करने वाले, उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों का 2/3 बहुमत, सदस्यों का 2/3 बहुमत। यहां भी अंतर दिखा महाभियोग से। क्या दिखा कि वहां पर क्या स्थिति है? कुल सदस्यों के 2/3 बहुमत, और यहां क्या है? उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत से प्रस्ताव पारित होना चाहिए। अनुच्छेद 124(4) में यह प्रावधान है कि यह साबित कदाचार और असमर्थता के आधार पर संसद के दोनों सदनों से अलग अलग ऐसा प्रस्ताव पारित हो, और कैसे पारित हो? कुल सदस्य संख्या का बहुमत होना चाहिए और उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों का 2/3 बहुमत होना चाहिए। आप इस बात को देख रहे हैं, यहाँ क्या लिखा है? उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों का, अर्थात ऐसे सदस्य जो उपस्थित होकर मतदान करें, सदन के बाहर से उनके मतदान को यहां मान्यता नहीं दी जा सकती है। यहां मतदान करने के लिए सदन में उपस्थित रहना जरूरी है। और दूसरी बात है, उपस्थित रहने के बाद मतदान करने तभी मान्यता है। अगर उपस्थित रहें और मतदान नहीं किया तो वह संख्या इसमें नहीं गिनी जाएगी। अर्थात ये दोनों शर्तें पूरी होनी चाहिए। अब ये प्रावधान कहाँ है? अनुच्छेद 124(4) में। अनुच्छेद 124(5) में क्या है कि ये असमर्थता या कदाचार को साबित करने के लिए और न्यायाधीशों को पद से हटाने की प्रक्रिया के लिए विधि बनाने का अधिकार संसद को होगा। इसके लिए विधि बनाने का अधिकार किसे होगा? संसद को होगा, केवल संसद को होगा। ये अनुच्छेद 124(5) में। अब क्या हुआ? संसद ने अनुच्छेद 124(5) में प्राप्त शक्ति के आधार पर न्यायाधीश जांच अधिनियम बनाया। न्यायाधीश जांच अधिनियम कब बनाया? न्यायाधीश जांच अधिनियम बनाया। और कब बनाया? अधिनियम कब बनाया? ये 1968 में बनाया। तो इस तरह से वर्तमान समय में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को अनुच्छेद
24(4) के प्रावधान और न्यायाधीश जांच अधिनियम 1968 के प्रावधानों के आधार पर पद से हटाया जा सकता है। अब ये प्रक्रिया पूरी कैसे चलती है इसको समझ लें हम। क्या होता है कि अगर भारत में संसद के किसी भी सदन के सदस्यों को ये लगता है कि सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश ने कदाचार किया है या वो शारीरिक या मानसिक रूप से कार्य करने में असमर्थ हैं, तो उस सदन में ऐसी प्रक्रिया प्रारंभ की जा सकती है। यह प्रक्रिया कैसे चलती है इसको देखें। ये संसद के दोनों सदनों में से किसी भी सदन में प्रारंभ हो सकती है। दो सदन कौन कौन से हैं? एक लोकसभा और दूसरी राज्यसभा। अब हम मान लेते हैं कि लोकसभा से शुरू हो या राज्यसभा से, किस सदन से प्रारंभ होगा इसके लिए क्या करना होगा, उसी तरह से एक संकल्प पत्र पर संसद के सदस्यों को हस्ताक्षर करके जैसी स्थिति हो, लोकसभा में हो तो अध्यक्ष को, राज्यसभा में हो तो सभापति को देना पड़ेगा। ये स्थिति रहती है। जैसी स्थिति हो, लोकसभा में हो तो अध्यक्ष को, राज्यसभा में हो तो राज्यसभा के सभापति को संकल्प पत्र देना होगा। और अगर लोकसभा में देना है तो कम से कम 100 सदस्यों के हस्ताक्षर वाला आरोप पत्र, 100 सदस्य, और राज्यसभा में है तो कम से कम 50 सदस्यों के हस्ताक्षर वाला आरोप पत्र देना होगा। अब आप देख रहे हैं महाभियोग से यहाँ भी अंतर है। क्या अंतर है? उसमें प्रावधान ये है कि किसी भी सदन में ऐसा संकल्प पत्र उस सदन की कुल सदस्य संख्या के 1/4 सदस्यों के हस्ताक्षर से दिया जाएगा। और यहाँ क्या है? लोकसभा में 100 सदस्य और राज्यसभा में 50 सदस्य। अब क्या स्थिति आती है? मान लीजिए ये कार्यवाही फिर से हम एक कल्पना कर लेते हैं, लोकसभा से शुरू करते हैं। लोकसभा के 100 सदस्यों ने एक संकल्प पत्र पर, ये कम से कम 100 सदस्य हैं, इससे ज्यादा हो सकते हैं, कम से कम 100 सदस्यों ने एक संकल्प पत्र पर हस्ताक्षर करके अध्यक्ष महोदय को दिया कि न्यायाधीश कदाचार किए हैं, या दूसरा आरोप लगाया कि न्यायाधीश असमर्थ हैं कार्य करने में। तो अब क्या होगा? अब अध्यक्ष महोदय क्या करेंगे? एक प्रवर समिति गठित करेंगे। अध्यक्ष महोदय एक प्रवर समिति गठित करेंगे, प्रवर समिति गठित करेंगे। और जो ये प्रवर समिति होगी इसमें 3 सदस्य होंगे। कौन कौन से 3 सदस्य होंगे? एक तो भारत के मुख्य न्यायाधीश, भारत के मुख्य न्यायाधीश, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, CJI लिख दे रहे हैं। लेकिन अगर CJI के खिलाफ ही मामला होगा तो फिर कोई अन्य न्यायाधीश या कोई अन्य न्यायाधीश या अन्य न्यायाधीश। अगर मुख्य न्यायाधीश के खिलाफ मामला होगा तो फिर वो प्रवर समिति में नहीं हो सकते, फिर कोई अन्य न्यायाधीश होंगे सर्वोच्च न्यायालय के, सर्वोच्च न्यायालय के अन्य न्यायाधीश। यहां लिख दे रहे हैं या सर्वोच्च न्यायालय के अन्य न्यायाधीश, सर्वोच्च न्यायालय शॉर्ट में लिख दे रहे हैं हम, सर्वोच्च न्यायालय के अन्य न्यायाधीश। दूसरे सदस्य कौन होंगे इस प्रवर समिति में? किसी भी उच्च न्यायालय, भारत में जितने उच्च न्यायालय हैं, 25 उच्च न्यायालय हैं वर्तमान समय में, किसी भी उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। दूसरे सदस्य कौन होंगे? उच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, के मुख्य न्यायाधीश, मुख्य न्यायाधीश, ठीक। और तीसरे सदस्य कौन होंगे? उस सदन के अध्यक्ष या सभापति की राय में पारंगत विधिवेत्ता। केवल आप पारंगत विधिवेत्ता जान के आप का जानकारी पूरी नहीं होगी। वह पारंगत विधिवेत्ता किसकी राय में होंगे? जिस सदन में यह प्रस्ताव लाया गया है उस सदन के अध्यक्ष या सभापति की राय में पारंगत विधिवेत्ता, पारंगत विधिवेत्ता। हम यहां केवल विधिवेत्ता लिख दे रहे हैं, इसको पूरा समझें आप, पारंगत विधिवेत्ता। अब क्या हुआ? अब यह समिति जांच करेगी, एक नियत समय देगी न्यायाधीश महोदय को कि आप इस समिति के समक्ष उपस्थित होकर अपना पक्ष रख सकते हैं।
एक फिक्स टाइम देगी। क्या टाइम फिक्स होगा? ये समिति निर्धारित करेगी कि इतने समय में आपको हमारे समक्ष उपस्थित होके अपना पक्ष रखना है। और ये स्थिति कब रहती है? जब कदाचार का आरोप लगा होता है। कदाचार का आरोप लगा है तो न्यायाधीश को अपना पक्ष रखना है। लेकिन अगर असमर्थता का आरोप लगा है तो क्या होगा? अगर असमर्थता का आरोप लगा है तब क्या स्थिति होगी? और असमर्थता कितने प्रकार की हो सकती है? 2 प्रकार की। एक तो शारीरिक और दूसरी मानसिक। दूसरी मानसिक। एक शारीरिक असमर्थता और दूसरी मानसिक असमर्थता। तो ये असमर्थता की जांच के लिए अध्यक्ष महोदय या सभापति, जैसी स्थिति होगी जहां प्रस्ताव लाया गया, वे एक चिकित्सीय पैनल बनाएंगे, एक बोर्ड बनाएंगे। वह बोर्ड जो डॉक्टरों का बोर्ड होगा, चिकित्सीय पैनल होगा, वह न्यायाधीश महोदय की जांच करेगा। और प्रवर समिति क्या सुनिश्चित करेगी? कि वे न्यायाधीश महोदय इस चिकित्सकीय पैनल, शार्ट में लिख दे रहे हैं, चिकित्सकीय पैनल जो होगा उसके समक्ष न्यायाधीश महोदय उपस्थित हों। इस बात को सुनिश्चित करेगी ये प्रवर समिति। और जब वे चिकित्सीय पैनल से अपनी जांच करा लेते हैं तो यह पैनल, यह चिकित्सकीय पैनल जो होगा वो अपनी रिपोर्ट प्रवर समिति को दे देगा। प्रवर समिति उसके आधार पर यह निर्धारित करेगी कि न्यायाधीश महोदय असमर्थ हैं कि नहीं हैं। और अगर इस समिति ने निर्धारित किया कि उन पर जो असमर्थता का आरोप लगाया है वह सही है तो इसे कहा जाएगा साबित असमर्थता। इसे कहा जाता है साबित असमर्थता। प्रवर समिति के सामने साबित हो गई। आपसे कभी पूछा जाएगा प्रश्न कि असमर्थता कहां साबित होगी? यहां साबित नहीं हो रही है, यहां साबित हो गई। अब क्या स्थिति होगी? या कदाचार का मामला है तो प्रवर समिति ने जांच की और अगर उसने सही पाया कि ये आरोप सही लग रहे हैं तो इसे कहा जाएगा साबित कदाचार। अब क्या स्थिति होगी? प्रवर समिति अपनी रिपोर्ट अध्यक्ष महोदय को या सभापति को जैसी स्थिति होगी वहां देंगे। और चूंकि यहां पे हमने ये कल्पना की है कि यह प्रक्रिया शुरू हुई लोकसभा से, तो लोकसभा अध्यक्ष को प्रवर समिति अपनी रिपोर्ट दे देगी। अब क्या स्थिति होगी? अब उसके बाद यह आरोप साबित हो गया, साबित कदाचार या साबित असमर्थता की स्थिति बन गई। तो अब क्या होगा? इस सदन में, जिस सदन में प्रस्ताव लाया गया है, उस सदन में फिर इस पर चर्चा होगी। और चर्चा होने के बाद अगर इस सदन ने अपनी कुल सदस्य संख्या के बहुमत और उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत से यह प्रस्ताव पारित कर दिया तो फिर क्या होगा? अगर यहां पे कुल सदस्य संख्या का बहुमत, कुल सदस्य संख्या का बहुमत एक शर्त, और दूसरी शर्त क्या है? उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों का 2/3 बहुमत। उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों का 2/3 बहुमत। इससे प्रस्ताव पारित हो गया। ठीक। अब जब ये प्रस्ताव पारित हो गया तो क्या होगा? ये प्रस्ताव जाएगा दूसरे सदन में। ये प्रस्ताव दूसरे सदन में जाएगा। अब दूसरा सदन इस पर विचार करेगा। दूसरा सदन इस पर विचार करेगा। अब दूसरा सदन जब इस पर विचार करेगा तो क्या स्थिति होगी? अगर दूसरे सदन ने विचार करने के बाद इस आरोप को सही मान लिया, इस आरोप को सही मान लिया, और उसने भी क्या किया? कुल सदस्य संख्या का बहुमत, कुल का बहुमत, हम केवल इतना लिख दे रहे हैं, कुल का बहुमत और उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों का 2/3 बहुमत। उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों का 2/3 बहुमत, 2/3 बहुमत से ये प्रस्ताव पारित कर दिया। तो फिर क्या स्थिति होगी? फिर यह प्रस्ताव उसी सत्र में, इस बात को भी ध्यान में रखिएगा, उसी सत्र में
राष्ट्रपति के समक्ष रखा जाएगा, उसी सत्र में राष्ट्रपति के समक्ष रखा जाएगा। अब आप फिर अंतर देख रहे हैं महाभियोग से। महाभियोग की प्रक्रिया में क्या स्थिति होती है? महाभियोग की प्रक्रिया में क्या रहता है कि जैसे ही दूसरे सदन से प्रस्ताव पारित होता है, राष्ट्रपति उसी तारीख से अपने पद से हटे माने जाते हैं, तुरंत हट जाते हैं। लेकिन यहां क्या है, दूसरे सदन से प्रस्ताव पारित होने के बाद भी वह न्यायाधीश अपने पद से नहीं हटेंगे। फिर क्या स्थिति होगी? उसी सत्र में राष्ट्रपति के समक्ष ये प्रस्ताव रखा जाएगा और राष्ट्रपति के आदेश के बाद वे न्यायाधीश अपने पद से हटेंगे। और अगर राष्ट्रपति आदेश देने से इनकार करें तो क्या होगा? इस बात का उल्लेख भारत के संविधान में कहीं नहीं है। तो ये पूरी प्रक्रिया कैसी है? ये है सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को पद से हटाने की प्रक्रिया। ये इसको छोड़ देना है। यहाँ पे ये क्या है? सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को पद से हटाने की प्रक्रिया। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को पद से हटाने की प्रक्रिया और राष्ट्रपति को पद से हटाने की प्रक्रिया का नाम क्या है? महाभियोग की प्रक्रिया। तो इन दोनों में क्या अंतर है ये आपने देख लिया। इसको हम एक बार संक्षेप में फिर बता दे रहे हैं कि दोनों में क्या अंतर है। पहला अंतर क्या है? महाभियोग की प्रक्रिया किस आधार पर होती है? यहां लिख दे रहे हैं हम, महाभियोग की प्रक्रिया। महाभियोग की जो प्रक्रिया होती है और सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को पद से हटाने की प्रक्रिया होती है, क्या अंतर रहता है इसमें? महाभियोग की प्रक्रिया और सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को पद से हटाने की प्रक्रिया। हटाने की प्रक्रिया। अब देखिए क्या अंतर है इन दोनों में। पहला अंतर क्या है? ये प्रक्रिया किस आधार पर लाई जाएगी? संविधान के अतिक्रमण पे, केवल संविधान के अतिक्रमण पे। और ये कैसे होगी? ये होगी साबित कदाचार या असमर्थता पे। साबित कदाचार या असमर्थता पे। साबित कदाचार या असमर्थता पे। असमर्थता पे। और दूसरी स्थिति क्या होगी? दूसरी स्थिति होगी इसके लिए जो संकल्प पत्र आएगा, ये संकल्प पत्र में कितने सदस्यों के हस्ताक्षर होना जरूरी है? 1/4 सदस्यों के। जिस भी सदन में है उस सदन के 1/4 सदस्यों के हस्ताक्षर होना जरूरी है। और यहाँ क्या है? अगर लोकसभा है तो लोकसभा में 100 सदस्यों के हस्ताक्षर होना जरूरी है और राज्यसभा है तो राज्यसभा में 50 सदस्यों के हस्ताक्षर होना जरूरी है। 50 सदस्यों की। तीसरी स्थिति क्या होती है? तीसरी स्थिति रहती है कि महाभियोग की प्रक्रिया संसद के कुल सदस्य संख्या के 2/3 बहुमत से पारित होना चाहिए प्रस्ताव। 2/3 बहुमत से होना चाहिए। और 2/3 बहुमत से यह भी होना चाहिए, लेकिन किसके 2/3 बहुमत? उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों का 2/3 बहुमत। उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों का 2/3 बहुमत। यहां भी अंतर है। यहां कुल सदस्य संख्या का 2/3 बहुमत, यहां उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों का 2/3 बहुमत। एक अंतर और है, वो अंतर क्या है? दोनों सदनों से ये प्रक्रिया महाभियोग की जैसे ही पारित होगी वैसे ही भारत के राष्ट्रपति अपने पद से हट जाएंगे। और यहां कैसे हटेंगे? उसके बाद राष्ट्रपति के समक्ष वह प्रस्ताव रखा जाएगा और उनके आदेश से पद से हटेंगे। तो इन दोनों में व्यापक अंतर है, अर्थात ये प्रक्रियाएं एक नहीं है, अलग अलग हैं। समानता केवल क्या है? एक समानता यह है कि ये प्रक्रिया, दोनों प्रक्रियाएं अर्थात महाभियोग की प्रक्रिया और सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को पद से हटाने की प्रक्रिया, ये दोनों की दोनों संसद के किसी भी सदन में प्रारंभ हो सकती हैं। दोनों प्रक्रियाएं संसद के किसी भी सदन में प्रारंभ हो सकती हैं। एक बात।
और दूसरी समानता क्या है, इन दोनों प्रक्रियाओं को संसद के दोनों सदनों से अलग अलग पारित होना अनिवार्य है। तो ये इसमें समानता बहुत ही कम है, असमानताएं या अंतर बहुत अधिक है। तो आप निश्चित रूप से आप समझ गए होंगे कि महाभियोग की प्रक्रिया क्या होती है, महाभियोग की प्रक्रिया से किसे पद से हटाया जाता है, और महाभियोग की प्रक्रिया और सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को पद से हटाने की प्रक्रिया में क्या अंतर है। अगर हमारी ये क्लास आपको अच्छी लगी तो आप इसको लाइक अवश्य कर दें, शेयर कर दें अधिक से अधिक लोगों को, जिससे वो भी इसका लाभ ले सकें, और हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर दें, जिससे कि आपको हमारी क्लासेस, हमारे वीडियो सबसे पहले मिलते रहें, आप इसका लाभ लेते रहें। और इसी तरह की बहुत से अन्य क्लासेस जो हमारी हैं और उसके जो वीडियो हैं उनको देखने के लिए आप हमारे ऐप को डाउनलोड कर लें। और हमारे जो कोर्स, बहुत सी परीक्षाओं के टीजीटी, पीजीटी, आईएएस, पीसीएस और एक दिवसीय परीक्षाओं के जितने कोर्स संचालित हो रहे हैं, उन कोर्सेज में से आप अपना मनपसंद कोर्स परचेज करके अपनी परीक्षा की तैयारी कर सकते हैं। इसके लिए आपको आवश्यक है कि आप हमारे ऐप को डाउनलोड कर लें। थैंक यू।